हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। ये लंबा अध्याय है, इसलिए इसके पार्ट्स बना रखे हैं। तो ये पहला पार्ट है इसका, मानव कंकाल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। कंकाल तंत्र हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होते हैं, जिसमें सिर, धड़ व अग्रपाद एवं पश्चपाद सम्मिलित होते हैं। अस्थि का रासायनिक संगठन। अस्थि में बहुत से कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट आदि। कार्बोनेट पदार्थों के कारण अस्थियों में लचीलापन, खनिज लवण के कारण कठोरपन आ जाता है, क्योंकि इनमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा होती है। बालकों की हड्डियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा खनिज लवण की मात्रा कम होती है, इसलिए वयस्कों की अस्थियों में लचीलापन अधिक तथा भंगुरपन कम होता है। अस्थि की रचना। कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचा ही अस्थि संस्थान या शरीर कंकाल कहलाता है। इन ऊतकों में जो तनिक लचीले एवं कठोर होते हैं वे कार्टिलेज कहलाते हैं, तथा जो दृढ़ होते हैं वे अस्थि कहलाते हैं। अस्थि शरीर की सबसे कड़ी वस्तु है। अस्थि की बाहरी सतह पर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। यह लंबी तथा भीतर से खोखली होती है, इस कारण अस्थियां हल्की होती हैं। इन खोखली नलियों में एक प्रकार का मृदा भरा रहता है, जिसे मज्जा कहते हैं। मज्जा में वसा रक्त कणों की बनी होती हैं। इन्हीं अस्थियों को माइक्रोस्कोप यंत्र से देखा जाए तो इनमें छिद्र दिखाई देते हैं। छेदों के कारण केशिकाएं अस्थि के खोखले भाग में चली जाती हैं तथा इन्हीं के द्वारा पेशियां जुड़ी रहती हैं। ये मानव कंकाल का चित्र है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर हमारा शरीर जो मुख्यतः तीन हिस्से हैं ना। एक तो जैसे शरीर का ऊपरी हिस्सा, जिसमें आपका खोपड़ी जो होती है, कंकाल ऊपर का आ जाता है। दूसरे मध्य भाग में आपका जो वक्ष होता है, छाती यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा और कूल्हों तक का। और तीसरे भाग में आपके पैर वगैरह दिया जाते हैं, ठीक है। इसके सभी जो भी हिस्से हैं उनका सभी का नाम बाकायदा लिखा हुआ है इसमें, तो आप उन्हें रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार ज़रा इनको समझते हैं। पहला, जैसे करोटी। सिर जो होता है, हमारे ऊपर की खोपड़ी वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा करोटी बोलते हैं। ग्रीवा का शेरकुई, जिस पे हमारी ये गर्दन टिकी हुई है, ये हड्डियां हैं अंदर, है ना, ढांचा पूरा है अपना कंकाल तंत्र। जलुक, जो हमारे कंधे शोल्डर्स की होती हैं हड्डियां। और ये पसलियां हैं आपकी, जो वक्ष की होती हैं, ठीक है। अंश फलक, अंश, ये जो आपके शोल्डर और बाजू का जो जॉइंट होता है उस जगह को। और जो आपकी बाजू है उसको प्रगंडास्थि, ठीक है। इस तरीके से ये वक्षास्थि, पशुकाएँ, बहिर्प्रकोष्ठिका। ये आपका जो कोहनी से निचला हिस्सा होता है, इसमें दो ये इस तरीके से हड्डियां जो दिखाई हैं अलग अलग, तो ये बहिर्कोष्ठिका और अंतःकोष्ठिका के नाम से ही। मणिबंधास्थियाँ, ये आपके जहाँ पर कलाई रिस्ट जो होती है आपकी, वहाँ की है। और करिभास्थियाँ, ये उंगलियों के ऊपरी हिस्से हैं, जहाँ पे आपका हथेली होती है वो चीज़, और आपकी उंगलियाँ, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही इस साइड में वृक्ष की कसेर की, मेरुदंड, नित्यम्बस्थि, हिप्स जो होते हैं हमारे, उसकी अस्थियाँ हैं। त्रिकास्थि, अनुत्रिकास्थि, जगनास्थि, आसनास्थि, उर्विका, जानुका, ये घुटनों की जो होती हैं उसका। ये बहिर्जंघिका, अंतःजंघिका, ये दो हड्डियाँ जैसे अपने घुटने से
टखने के बीच में होती हैं। और गुल्फस्तियाँ, प्रपदिकास्थियाँ और ये अंगुलेस्थियाँ, जैसे हाथ के में होती हैं वैसे ही पैरों के में होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा संपूर्ण मानव कंकाल है। ये केवल कंकाल है, इसमें है ना शरीर के अन्य भागों की बात नहीं हुई है, केवल कंकाल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थि के कार्य की। तो शरीर को साध कर रखना और आकृति प्रदान करना, शरीर को स्थायी रखना, अंगों को यथास्थान पर रखना, अंगों में गति उत्पन्न करना, विभिन्न अंगों को चलायमान रखना जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि। मानव कंकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, खोपड़ी या कपाल, दूसरा भाग है धड़ और तीसरा भाग है बाहें या हमारे पैर। ठीक है, भुजाएं और पैर जो है वो दोनों तीसरे भाग में, चाहे ऊपर नीचे की बाह्य शाखाएं टाइप से ब्रांचेस बोलते हैं ये शरीर की। अब बात करते हैं खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी के 2 मुख्य भाग होते हैं, कपाल या मस्तिष्क कोष्ठ और दूसरा होता है चेहरा या आनन, हमारा जो फेस है आगे का। अच्छा, कपाल या मस्तिष्क कोष्ठ क्या है? यह 8 अस्थियों से निर्मित है जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोष्ठ की 8 अस्थियां परस्पर एक विशेष प्रकार की शीवनदार संधियों से अत्यंत दृढ़ता एवं अचलता से जुड़ी रहती हैं। छोटे शिशु की अस्थियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इससे शिशु के मस्तिष्क के बढ़ने में सुविधा रहती है। कपाल के निचले भाग में पीछे की ओर एक छिद्र रहता है जहां से होकर सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से मिलती है। इस छिद्र के दोनों ओर हड्डियों के उभरे हुए भाग होते हैं जो मेरुदंड की प्रथम हड्डी के छिद्रों में भलीभांति बैठ जाते हैं और एक जोड़ का निर्माण करते हैं। इस जोड़ की सहायता से ही सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हिलाया जाता है। नवजात शिशु के कपाल में दरारें होती हैं। 2 प्रकार की दरारें हैं, जो पूर्व एवं पश्च दरार। 2 वर्ष में धीरे धीरे ये दरारें आपस में जुड़ जाती हैं। ये हमारा सिर की रचना है और इसमें सिर का जो 2 मुख्य हिस्से जो मैंने आपको बताए, एक तो ये कपाल वाला हिस्सा है और दूसरा ये हमारा आनन वाला हिस्सा है ना। आनन मतलब चेहरे की तरफ से जब हम देखते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से इसमें ललितास्थि यानी ये माथे वाला हिस्सा है, नास्यास्थि यानी ये नाक का जो हड्डी होती है, ऊर्ध्वभाग हनवस्था होठ से ऊपर वाला हिस्सा है, नासिकास्थि नाक का है, अधोहनवास्थि सिर के पिछले हिस्से में, पश्च पाल्यास्थि, शाकास्थि और कपोलास्थि। ये विभिन्न प्रकार की अस्थियां हैं हमारे सिर में। तो ये टोटल हमें 4 आगे 4 पीछे 8 प्रकार की अस्थियां से मिलकर हमारे कपाल की संरचना होती है। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं चेहरे की। चेहरा या आनन, इसमें 14 अस्थियां होती हैं। केवल निचले जबड़े को छोड़कर चेहरे की से सभी अस्थियां अचल होती हैं, यानी वो हिलती नहीं है अपने स्थान पर। केवल हमारा निचला जबड़ा जो है वो ऊपर नीचे होता है जब हम बात करते हैं, खाना खाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हमारा पूरा चेहरा जो होती है वो सभी हड्डियां कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं अस्थियां। निचले जबड़े के द्वारा ठोड़ी का निर्माण होता है। यह चेहरे की अस्थियों में से सबसे सुदृढ़ होती है। इसका आकार घोड़े की नाल की भांति होता है। यह अस्थि इधर उधर, ऊपर नीचे, बाहर और भीतर की ओर हिलडुल सकती है। ठीक है, चेहरे पर अनेक गड्ढे अथवा गुहिकाएँ होती हैं जिनमें महत्वपूर्ण इंद्रियां आँख, कान, नाक सुरक्षित रहते हैं। कपाल में इन 22 अस्थियों के अतिरिक्त 7 अन्य छोटी अस्थियां और भी होती हैं। 3 दोनों कानों में, एक गले में, किंतु 7 मुख्यतः सिर की अस्थियां नहीं हैं। ये सिर की अस्थियों में काउंट नहीं होती है ना। ये था हमारा पहला भाग। दूसरा भाग जो हमारे मानव कंकाल का है वो है धड़। गर्दन से लेकर जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है। धड़ के 2 मुख्य भाग वक्ष तथा उदर हैं, यानी एक तो हमारा छाती वाला हिस्सा और दूसरा हमारा पेट वाला हिस्सा है ना। 2 मेन पार्ट हैं हमारी बॉडी के।
इसमें धड़ के। वक्ष क्या है? वक्ष मेरुदंड, पसलियाँ, उरोस्थी, स्कंद मेखला, श्रोणि मेखला, इन सब से मिलकर बनता है। मेरुदंड चित्र की सहायता से आप समझते चलिएगा, है ना, डिटेल आराम से इसमें लिखी हुई है सारी, उसको आप समझेंगे तो ये हम मेरुदंड जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, इसको कुछ मुख्य भागों में बांटा गया और उनकी हड्डियों के उसी प्रकार से नाम रखे गए, जैसे ग्रीवा कशेरुका गर्दन वाले हिस्से को, अभिपृष्ठ कशेरुका ठीक हमारे वक्ष के पीछे वाला हिस्सा है ना, जिसको पीठ ऊपर की तरफ है ना, और कटी कोशिकाएं ये पेट के आसपास और उसके नीचे की, और त्रिक कोशिकाएं ये हमारे कूल्हे के आसपास होती हैं, और नेत्रिक कोशिकाएं ये हमारा अंतिम छोर है। ठीक है, तो इनका जो नंबरिंग है वो हमें समझना है। तो ग्रीवा कशेरुका में 7 जो होती हैं ये जॉइंट्स होती हैं ना सारी आपस में एक दूसरे से, और अभिपृष्ठ कशेरुका में 12 हड्डियों के टुकड़े जुड़े हुए हैं। कटी कशेरुका में 5 हैं, फिर त्रिक कशेरुका में 5 हैं, और अनुत्रिक कशेरुका में भी 4 हैं। तो मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं, है ना, टोटल 33 हैं, जिनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले जो पार्ट है ग्रीवा कशेरुका जिसको हम बोलते हैं गर्दन के पीछे वाले भाग, इसमें 7 होती है ना, कितनी होती हैं? 7। दूसरे वाला भाग जो होता है पीठ के पीछे वाला हिस्सा जो बनाती है उसमें होती है 12 टोटल, और जो कमर वाला भाग होता है हमारा उसमें होती है 5, और लास्ट वाला जो भाग होता है जो हमारे एंड पॉइंट की तरफ होता है उसमें होती है 9। ठीक है, अंत तक जाती है। तो 2 भागों में त्रिक कशेरुका और अनुत्रिक कशेरुका में बांट दिया उनको, 5 और 4 वो 9 हो गई। पसलियों की अगर बात करें, पसलियाँ संख्या में कुल 24 होती हैं, और वक्ष के दोनों ओर 12-12 होती हैं। ये सभी मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। जो 12 वाला हिस्सा था ना, तो 12 की 24 हो गई, और दोनों दोनों साइड पे जुड़ी रहेंगी, तो वो 12 ही आएंगी एक साइड पे। इसको यहाँ आप थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से ये हिस्से होते हैं ना, तो ये आपस में अभी रीढ़ की हड्डी से कैसे जुड़ी होती हैं पसलियाँ, वो अभी पीछे साइड में आएगी। ये देखो ये डायग्राम है ना, ये आपकी जो पीछे की साइड जा रही है, ये वाली, ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे वाली साइड में, ये बैक में ना 3D शेप में समझिएगा इसे। ये ऊपर वाला हिस्सा आगे वाली साइड का, जो आपके छाती पे आगे हाथ रखते हैं ना तो ठोस जो जगह दिखाई देती है, ये वो चीज़ है। अच्छा, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं सभी का। तो पसलियों की बात करते हैं तो 24 होती है टोटल। ये सभी मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। पीछे साइड में है ना, मेरुदंड से जुड़ी हुई हैं सारी। 8वीं 9वीं 10वीं पसलियाँ कार्टिलेज तथा द्वारा 7वीं पसली में परस्पर जुड़ी हुई हैं। 8वीं 9वीं और 10वीं जो हैं वो परस्पर जो कार्टिलेज द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं ना। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देख रहे हो तो ये आपस में भी जुड़ी हुई हैं, ऐसे करके यहीं से यहीं साथ में चल रही हैं सब, ऐसे करके मिक्स है ना। जबकि ऊपर वाली आप देख रहे हो कि ये अलग अलग आ रही हैं सब। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा, इस प्रकार ये तीनों अप्रत्यक्ष रूप से उरोस्थी से संबंधित होती हैं। अंतिम 2 पसलियों का न परस्पर कोई संबंध होता है, ना ही उरोस्थी से ही। इसी कारण इसको तैरने वाली पसलियाँ कहते हैं। ये पसलियाँ उरोस्थी तथा रीढ़ की हड्डी की वक्ष स्थित कशेरुकाएँ परस्पर मिलकर वक्ष स्थल का निर्माण करती हैं। इसी वक्ष स्थल के भीतर हृदय, फुफ्फुस संबंधी रक्त नलिकाएँ सुरक्षित रहती हैं। पसलियों के मध्य के रिक्त स्थान में मांसपेशियाँ भरी रहती हैं। इन्हीं की सहायता से श्वास लेते समय अस्थिपंजर ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये जो आपका पसलियों वाला हिस्सा है, तो इसमें देखो ऊपर से काउंटिंग समझना है ना, 1 2 3 4, 4 बिल्कुल अलग है, कोई संबंध नहीं है आपस में, अलग अलग आ रही हैं। पीछे भी देखो, अगर आप इसके बैक वाला डायग्राम देखेंगे तो पीछे साइड से ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, इनका आपस में नहीं है ना। ये बैक 2 हड्डियाँ ध्यान से समझना, एक ये वाली जो है और एक ये इतना वाला हिस्सा, ये उरोस्थी है, जो ऊपर छोटा सा हिस्सा टुकड़ा जो हमारे छाती पे हमारी गर्दन से नीचे जहाँ पर हमारी छाती खत्म होती है ना,
जहाँ पर पसलियाँ ख़त्म होती हैं। तो ऊपर से शुरू करके और आप पेट में जहाँ तक ठोस लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच देखिएगा, है ना, छाती के, तो जहाँ तक ठोस लग रहा है वहाँ तक उरोसती है वो। ठीक है। और बैक साइड में अपनी पीठ की तरफ गर्दन से शुरू करके और अपने हिप्स तक हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये उरोस्थी वाला हिस्सा है। ये तो हट जाओ भाई, ये उरोस्थी वाला हिस्सा है। और ये हमारी बैक में जो दिख रही है ये रीढ़ की हड्डी है। तो अब जैसे ऊपर की चार जो है इनका किसी से कोई लिंक नहीं है आपस में, सब इंडिविजुअली अलग अलग आ रही हैं। फिर अगली ही बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5, अभी देखो आ रही हैं लेकिन पीछे से अलग आ रही हैं, लेकिन आगे जैसे ही आ रही हैं तो उरोस्थी पर जाते जाते कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिक्स होती जा रही है ना। और मान लो 5 नंबर और 6 नंबर थोड़ा कम हो रही है, लेकिन 7 8 9 नंबर ये बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे की जो है वो ऊपर जा ही नहीं रही हैं, वो देखो पीछे से आई। एक दोबारा समझना है ना, पीछे ज़्यादा हो गया कलर इसमें। ये पीछे रीढ़ की हड्डी से निकली और यहाँ ख़त्म हो गई। इधर साइड ये वाली अभी आप देख रहे हो फिनिश हो गई रास्ते में। ये एक आई तो ये नीचे इधर फिनिश हो गई, है ना। एक पीछे से जो आ रही है देखो, ये आपको मैंने रेड पिंक कलर से दिखाया, तो ये ऐसे पीछे से कहीं रीढ़ की हड्डी से जुड़ते हुए निकल के आ रही है और आते हुए इधर ख़त्म हो गई। तो ये 3 जो हैं लास्ट में, इन 3 का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वो मतलब जॉइंट नहीं है लास्ट में उरोस्थी से। ये उरोस्थी है ना, यहाँ से ये गर्दन पे नीचे आप देखेंगे और यहाँ तक ये उरोस्थी है, ये ऐसा तिरछा सा जो बना हुआ जॉइंट। तो 3 नीचे की जो है वो फ्री ऑफ एंड है, इनका अंतिम छोर जो है खुला हुआ है। ऊपर की 4 जो हैं वो इंडिविजुअल आती हैं, इंडिविजुअल जुड़ जाती हैं। 1 2 3 4 5 ये जो हैं आपस में धीरे से मिलती हुई जाती हैं लास्ट में। तो टोटल कितनी हो गई, 4 5 9 और 3 12, 12 इस साइड में पसली है, 12 इस साइड पे, टोटल पसली कितनी हो गई हमारी 24। ठीक है। उरुस्थी, उरुस्थी क्या है, चलो इसके बारे में अलग से भी लिखा है। तो उरुस्थी क्या है, पसलियाँ पिंजर के सामने वाला भाग इस अस्थि से निर्मित होता है। यह चपटी तथा कटार के आकार की होती है, जो कि 15 से 17 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका भाग लगभग 11.2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो नीचे की ओर धीरे धीरे संकरा होता जाता है। इसके 3 भाग हैं, ऊपरी फैला हुआ भाग, इसके दोनों ओर हंसली की अस्थियाँ जत्रु कास्थी मिलती हैं, जिसको हस्तक कहते हैं। मध्य का फैला हुआ भाग, इसके किनारे इकट्ठे होते हैं। इसी भाग में पसलियों के साथ जोड़े मिलते हैं। ठीक है। निचला संकरा भाग यह उपस्थि कार्टिस का बना होता है। इसी भाग के नीचे अमाशय, यकृत, पित्ताशय तथा एक तिल्ली बनी आदि रहते हैं। ये है आपकी उरोस्थी। ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर, इसका जो सामने वाला हिस्सा था अभी पीछे डायग्राम में मैंने आपको ये वाले में, तो ये जो आपका हिस्सा था ना बीच वाला, ये उसको निकाल के अब देखो यहाँ पर ये अलग है, बिल्कुल सामने अलग दिखाया है आपको। तो इसमें क्या है, ये 3 हिस्सों में इसको ऊपर से नीचे तक इन्होंने बांट रखा है। ये पहला भाग है, ये मध्य वाला भाग है और ये इसका अंतिम भाग है। ठीक है। और कहाँ कहाँ इसकी असली पसलियाँ जुड़ी होंगी, जॉइंट्स वो बता रखे हैं आपको, कैसे कैसे ब्लैंक्स हैं, कहाँ जॉइंट्स होंगे, ये वो चीज़ें। स्कंद मेखला, शरीर का ऊपरी ढांचा जड़ के साथ अस्थियों के घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है। इसी घेरे को स्कंद मेखला कहते हैं। इस घेरे के सामने का भाग हसली या कॉलर तथा पीछे की स्कंदस्थियाँ बनाता है, यानी सोल्जर वाली है ना स्कंदस्थी। तो अभी ऐसे ये आपको बड़ा भाई जल्दी है, ये आप जो येलो वाला डायग्राम, इसमें जितना भी हिस्सा देख रहे हैं डायग्राम में, है ना, तो ये अपनी जो गर्दन के नीचे आगे पसली होती हैं वो, और पीछे की शोल्डर की प्लेट है ना, बहुत चौड़ा हिस्सा ही, जैसे शोल्डर अपना जो कंधा होता है ना उसके पीछे वाला हिस्सा,
तो ये वो जगह है, और ये पूरा हिस्सा जो भी आपको येलो येलो इसमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा कहलाता है स्कंद मेखला। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रोणि मेखला की। शरीर के नीचे के प्रांतों को ढांचा धड़ के साथ इसी मेखला द्वारा जुड़ा रहता है। ये हमारा कूला वगैरह वाला हिस्सा है ना। यह सामने तथा बगल की ओर दो नितंब अस्थियों से तथा पीछे की ओर मेरुदंड की सेक्रम से निर्मित होता है। इसको नितंब गुहा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हिप्स वाला हिस्सा है, और एक कमर वगैरह के नीचे जो होते हैं कूला जिसको बोलते हैं, ये वो हिस्सा है श्रोणि मेखला। नेक्स्ट ऊर्ध्व तथा अर्ध शाखाएं, इनकी बात करते हैं। ये हमारे बाजू और पैरों की बात कर रहे हैं। ऊपर की शाखा, इस शाखा में स्कंदस्थी, असली अस्थि की बाह, अग्रबाह, कलाई एवं हाथ सम्मिलित है। स्कंदस्थी एवं हसली की अस्थि के विषय में बताया जा चुका है। अस्थियों के प्रकार से एक चीज़ हम समझते हैं कि यहाँ पर 3 जो है प्रकार की अस्थियाँ इसमें पाई गई हैं। प्रकंडिका या ऊपर की बाह, यह कोहनी तथा कंधे के बीच की हड्डी होती है। इसका ऊपरी भाग गोल होता है और स्कंदस्थी के गड्ढे में बैठा रहता है। इसमें हैवर्सियन नाल होती है। सेकंड पार्ट है बाह्य प्रकोष्ठिका और अंतः प्रकोष्ठिका या अग्रबाह। यह संख्या में 2 होती हैं, जो कि कोहनी से कलाई तक होती हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी, बाह्य कोष्ठिका और अंतः प्रकोष्ठिका। इनमें एक विशेष एक अस्थि बाहर अंगूठे की ओर तथा दूसरी पीछे अंतिम अंगुली की ओर होती है। रेडियस का ऊपरी सिरा छोटा तथा निचला सिरा चौड़ा होता है, जबकि अल्ना का ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा छोटा होता है। ये अस्थियाँ ऊपर की ओर अस्थि से मिलकर कोहनी का जोड़ बनाती हैं। कलाई की मणिबंध अस्थियाँ, ये 8 छोटी छोटी अस्थियाँ कलाई बनाती हैं। ये 2 पंक्तियों में बराबर होती हैं और परस्पर बंधनों से जुड़ी रहती हैं। इन हड्डियों के छोटे एवं अलग अलग होने के कारण कलाई लचीली बन जाती है और आगे पीछे आसानी से मुड़ जाती है। हथेली तथा कर्बास्थियाँ, ये प्रत्येक हस्त से 5 होती हैं, जो हथेली बन जाती हैं। इस भाग में वह हड्डी जो अंगूठे की हड्डी से मिली होती है अधिक गतिशील होती है। इनकी सहायता से अंगूठा छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होता है, उठा सकता है तथा अन्य कार्य को कर सकता है। हस्त अंगुलास्थियाँ, ये प्रत्येक हस्त में 14 होती हैं। अंगुलियां एवं अंगूठे का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अंगुली में 3 तथा अंगूठे में केवल 2 अस्थियां होती हैं ना, जॉइंट्स के आधार पे। अगर जैसे आप उंगली पे देखेंगे तो जॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और अंगूठे में केवल 2 पार्ट्स में। अधः शाखा, ये पैरों की बात हो रही है। अधः शाखा मतलब नीचे वाले। इसके जो प्रमुख भाग है वो इस प्रकार है। जैसे पहला भाग है आपका उभरिका या जांग की अस्थि, फीमर बोलते हैं जिसको आप। यह एक अस्थि है जो कूले से घुटने तक जाती है, कूले से घुटने तक जाती है। इसका ऊपरी भाग गेंद की तरह गोल होता है, जो कूले की हड्डी में टिका रहता है। जांग की अस्थि का निचला सिरा कुछ फैला रहता है, जिसमें 2 बार होते हैं। यह हड्डी शरीर में सबसे लंबी एवं दृढ़ होती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर का भार इसी हड्डी पर होता है। नंबर दूसरा, टांग की अस्थि या टिबिया फिबुला। ये 2 हड्डियां हैं, इसमें से एक टिबिया और दूसरी फिबुला कहते हैं। ये दोनों घुटने से टखने तक चली गई हैं। टिबिया जो कि अंगूठे की ओर जाती है अधिक सुदृढ़ होती है। इसका ऊपरी भाग अधिक मोटा एवं चौड़ा होता है। फिबुला पतली एवं कमजोर होती है, यह पीछे की ओर होती है। ये दोनों फीमर से मिलकर घुटने का जोड़ बनाती है। घुटने की हड्डी, यह घुटने की अस्थि और त्रिकोण का आकार होती है। यह स्नायु द्वारा टिबिया से जुड़ी रहती है और घुटने के जोड़ को ढके रहती है। यह आसानी से हिलाई जा सकती है। इसे जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टखना या टासल।
इसमें कुल 7 अस्थियां होती हैं। इनमें से एक टांग की मोटी हड्डी से जुड़कर टांग और पैर के बीच का कोण बनाती हैं। एक हड्डी पीछे की ओर झुकी हुई होती है जो एड़ी बनाती है। वह लंबी, मजबूत एवं मोटी हड्डी होती है और खड़े हुए मनुष्य का भार संभालने में सहायक होती है। मेटाटार्सल, इसमें 5 अस्थियां होती हैं जो पाद बनाती हैं। नीचे वाला पंजा है ना, ये एक ओर से टखने से तथा दूसरी ओर पद की अंगुलियों से जुड़ी होती हैं। अंगुलास्थियाँ एक संख्या में कुल 14 होती हैं, 3-3 अंगुली में तथा 2 अंगूठे में। इनमें भी गति निश्चित होती है। कंड की हड्डी गले की है ना, यह मांस की नली के ऊपर गले में होती है। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा होता है। यह दोनों कनपट्टियों से बंधनों द्वारा जुड़ी रहती है और लटकी रहती है। कान की हड्डी, प्रत्येक कान में 3-3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। इनका आकार मुगदन, निहाई और रकाब सा होता है। इनकस, स्टेप्स और मेलियस ये इनके नाम है। इस चित्र की सहायता से कंबाइंड हम कह सकते हैं कि पूरा अक्षीय कंकाल हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कितनी अस्थियां हैं। हालांकि डिटेल में मैंने आगे जो है ये सभी आपको अलग से बता रखी हैं, ठीक है। आपके लिए जानकारी के लिए एक जगह ये सारी मैंने लिख दी हैं, तो आप इससे जो है इजीली इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अस्थि संधि की। अस्थि संधि क्या है? जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे अस्थि संधि कहते हैं। संधियों के कारण ही अंगों में गति होती है। अस्थि संधियां 2 प्रकार की होती हैं, अचल संधि और चल संधि। अचल संधि खोपड़ी में विभिन्न अस्थियां दांतेदार नटों द्वारा एक दूसरे में फंसी रहती हैं। इन दतीली रेखाओं को शीवन कहते हैं। इस प्रकार की संधियां खोपड़ी में होती हैं, इनमें कोई गति नहीं हो सकती। चल संधि, इन संधियों में गति हो सकती है। चल संधि में 2 हड्डियों के सिरे परस्पर दृढ़ बंधनों द्वारा बंधे रहते हैं। इन बंधनों को स्नायु कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, वहाँ पर क्या था सीवन, यहाँ क्या है स्नायु। ये बंधन कुछ लोचदार होते हैं। अस्थियों को रगड़ से बचाने के लिए दोनों हड्डियों के सिरे चिकने झिल्ली से मड़े रहते हैं। इनमें एक चिकना द्रव भरा रहता है। इसी द्रव के कारण हड्डियां बिना रगड़ खाए एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। और जो हड्डियां हैं इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे गेंद और प्यालेनुमा संधि है, जो जॉइंट्स जो है ना, तो गेंद और प्यालेनुमा संधि में क्या है कि इसमें एक संधि का एक सिरा गेंद की भांति गोल होता है और दूसरी अस्थि गोल प्याले में घूमता है। मतलब जॉइंट्स जो होती हैं वो ऐसे समझ लो कि ये एक खाली हड्डी है इस तरीके से, है ना, अंदर से खोखली है। दूसरी हड्डी जो होगी वो इससे जैसे जुड़ी होगी तो वो इस तरीके से जुड़ी होगी ऐसे करके। तो इसमें क्या है कि ये ऊपर नीचे इधर उधर आसानी से इसके अंदर रोटेट कर लेगा, ये इस तरीके से घूमता रहेगा इसके अंदर। चूलदार संधि, इस प्रकार के जोड़ पर हड्डी आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती, जैसे कोहनी, घुटने एवं कलाई, टखनी अंगुलियों के जोड़ इसी प्रकार के हैं। फिसलने वाली संधि, ऐसी संधियों पर अस्थियों में एक कार्टिलेज की गद्दी होती है, अतः एक अस्थि दूसरी अस्थि पर कुछ न कुछ फिसलने वाली गति कर सकती है। मेरुदंड, कलाई एवं टखने में इसी प्रकार की संधि होती है। खूंटीदार संधि, इस संधि में एक अस्थि का सिरा छेद से खूंटी के बाहर धंसा रहता है। इस खूंटी पर दूसरी हड्डी घूम सकती है। गर्दन में प्रथम 2 कशेरुकाओं का जोड़ इसी प्रकार का होता है। अस्थि कंकाल का महत्व, कुछ कोमल अंगों को सुरक्षित रखना, जैसे कपाल में मस्तिष्क, कशेरुक दंड में रीढ़ रज्जु, वक्ष में हृदय एवं फेफड़े। दूसरा पॉइंट है हमारा, मांसपेशियां अस्थियों पर हिलाई जाती हैं, इसी से ये गतिशील तथा चलन आदि का कार्य करती हैं। लटकी अस्थियों के सिरों में उपस्थित लाल अस्थि मज्जा में नई नई रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नासक गुहा एवं वक्ष श्वसन में
तथा कान की तथा कान की अस्थियों पॉइंट चेंज हो गया। अस्थि कंकाल का महत्व, इसी से ये गतिशील होती तथा चलन आदि का कार्य करती हैं। लटकी अस्थियों के सिरों में उपस्थित लाल अस्थि मज्जा में नई नई रुधिर कणिकाएं का निर्माण होता है। नासा गुहा एवं वक्ष श्वसन में तथा कान की अस्थियों में सुनने में सहायता करती हैं। ठीक है, अस्थि कंकाल का महत्व हो गया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकालीय तथा संधि संबंधों अनियमितताएं, संधि संबंधी अनियमितताएं। तो कौन कौन सी चोटें जो लगती हैं उसके बारे में इसको आप स्वतः करना है आपको, है ना। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ और वैसे डिटेल लिखिए, इसमें आप रीड कर सकते हैं, लेकिन आप स्वतः इनकी जानकारी करिएगा। पहला है मोच, दूसरा है संधिशोथ या आर्थराइट्स, संधिभंग या विस्थापन, विसर्पण डिस्क, हड्डी का टूटना आदि। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।